नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे हिंदी साहित्य से। दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट रहेगा 3। इससे पहले दोस्तों हिंदी साहित्य से 2 जो हैं प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आज का, और साथ ही साथ दोस्तों आप आंसर करते हुए चलेंगे। चलिए पहला है दोस्तों, आंसर करेंगे कलम का सिपाही किसे कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सभी ने पढ़ा है कलम का सिपाही किसे कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे कलम का सिपाही जो है किसे कहा जाता है, मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है कलम का सिपाही नामक कृति को किसने लिखा है। ठीक है, एक रचना भी है। ठीक है, कलम का सिपाही कृति को किसने लिखा। ठीक है, ये कृति की रचना किसने की, तो नाम याद रखेंगे दोस्तों अमृत राय का। ठीक है, किसका नाम याद रखेंगे, अमृत राय। ठीक है, दोनों फैक्ट याद रखेंगे। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है, प्रेमचंद को कहा जाता है। और कलम का सिपाही नामक जो कृति है इसकी रचना किसने की, अमृत राय ने की। ठीक है, दोनों याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको जो है प्रेमचंद से जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मुंशी प्रेमचंद से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं मुंशी प्रेमचंद से। पहले बात करें जन्म और मृत्यु की। देखिए जन्म की बात करें तो जन्म कब हुआ। ठीक है, तो देखिए प्रेमचंद का जो जन्म हुआ दोस्तों वो हुआ 1880 में। ठीक है, 1880 में दोस्तों जन्म हुआ मुंशी प्रेमचंद का। कहाँ हुआ अगर पूछा जाता है तो वाराणसी में हुआ। कहाँ हुआ, वाराणसी में जन्म हुआ दोस्तों मुंशी प्रेमचंद का। ठीक है, साथ ही साथ एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेमचंद का असली नाम क्या था। ठीक है, कई बार पूछा है प्रेमचंद का जो असली नाम था क्या था। प्रेमचंद का असली नाम था प्रेमचंद का धनपत राय श्रीवास्तव। ठीक है, क्या था, धनपत राय। ठीक है, क्या था, धनपत। ठीक है, धनपत राय श्रीवास्तव। श्रीवास्तव। ठीक है, तो याद रखेंगे इतने फैक्टर आपको याद रखना है। जन्म कब हुआ, ठीक है, कहाँ हुआ, ठीक है, असली नाम क्या था, धनपत राय श्रीवास्तव था। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों प्रेमचंद को क्या कहा जाता है, उपन्यास सम्राट कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्रेमचंद को, उपन्यास सम्राट। ठीक है, क्या कहा जाता है, उपन्यास सम्राट। ठीक है, सीधे आपको पूछा जा सकता है कि उपन्यास सम्राट किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है प्रेमचंद को। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों प्रेमचंद ने जो है लिखना जब शुरू किया था तो इन्होंने जो है किस नाम से लिखना शुरू किया था। ठीक है, तो प्रेमचंद ने दोस्तों जो लिखना शुरू किया था वो किया था नवाब राय के नाम से। किसके नाम से, नवाब राय। ठीक है, नवाब राय के नाम से लिखना शुरू किया था दोस्तों, किसने, प्रेमचंद ने। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको प्रेमचंद की दो जो है पत्रिकाएं याद रखनी है। ठीक है, प्रेमचंद ने 2 पत्रिकाओं का संपादन किया। कौन कौन सी पत्रिकाएं थी, पहला है आपका हंस पत्रिका। ठीक है, हंस पत्रिका का संपादन किया। साथ ही साथ दोस्तों दूसरी जो पत्रिका है वो है आपका जागरण। ठीक है, जागरण। ये दोनों पत्रिकाओं का संपादन किसने किया, तो दोस्तों मुंशी प्रेमचंद ने किया। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको पहले याद रखनी है प्रेमचंद से। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रेमचंद की जो प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, आप सभी जानते हैं काफ़ी रचनाएं हैं मुंशी प्रेमचंद की। हम प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इनके जो उपन्यास हैं कौन कौन से हैं, गोदान है, गबन है, ठीक है, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन। ठीक है, ये उपन्यास है। ठीक है, तो साथ ही साथ देखिए प्रेमचंद के उपन्यास भी एक बार देख लें। ठीक है, उपन्यास कौन कौन से हैं। ठीक है, उपन्यास हैं दोस्तों कौन कौन से हैं, गोदान है। ठीक है, आप सभी ने पढ़ा है गोदान, गबन। ठीक है, गोदान हो गया, गबन हो गया। ठीक है, निर्मला हो गया। ठीक है, निर्मला। ठीक है, साथ ही साथ आपका कर्मभूमि हो गया।
ये सारे आपको याद रखने हैं दोस्तों, कोई भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, कर्म भूमि हो गया, रंग भूमि हो गया, ठीक है, कर्म भूमि, रंग भूमि, ठीक है, सेवा सदन, सेवा सदन, ये सारे क्या है, मुंशी प्रेमचंद जी के क्या है, उपन्यास है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों मुंशी प्रेमचंद की जो कहानियां हैं, जो कहानी है कौन कौन सी है कहानियां, ये भी याद रखेंगे, कहानी से पूछ लिया जाता है। तो प्रेमचंद जी की कहानियों की बात करें तो इसमें नाम आता है कफन। ठीक है, कफन कहानी किसने लिखी है, तो ये लिखी है मुंशी प्रेमचंद ने। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, पूस की रात। ठीक है, पूस की रात किसकी कहानी है, मुंशी प्रेमचंद की है। ठीक है, पंच परमेश्वर, पंच परमेश्वर, ये रचना किसकी है, ये भी आपका प्रेमचंद की है। ठीक है, ईदगाह हो गया, ठीक है, ईदगाह, तो ईदगाह रचना किसकी है, ये भी आपका प्रेमचंद की है। ठीक है, तो ये सारे जो है रचनाएं आपने याद रखनी है दोस्तों। ठीक है, प्रेमचंद से संबंधित जितने भी फैक्ट थे मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पहली रचना थी। आपको क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पहली रचना कौन सी थी। ऑप्शन देखिए, नए पत्ते, जूही की कली, परिमल, सांध्य गीत, सॉरी सांध्य कली। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पहली रचना कौन सी थी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 का राइट आंसर हो जाएगा जूही की कली। ठीक है, क्या हो जाएगा, जूही की कली दोस्तों पहली रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने जूही की कली को कब लिखा। ठीक है, इसको कब लिखा, इसको दोस्तों निराला ने लिखा, कब लिखा, 1916 में। कब लिखा, 1916 में इसको लिखा। और ये प्रकाशित कब हुई, प्रकाशित हुई है 1921 में। ठीक है, 1921 में जो है ये प्रकाशित हुई। ठीक है, लिखी कब की, लिखी गई है 1916 में। ठीक है, दोनों चीज याद रखेंगे। क्लियर हो गया। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर बात करें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। ठीक है, आप सभी ने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को पढ़ा है दोस्तों। इनको दोस्तों छायावाद के 4 स्तंभों में से एक माना जाता है, यानी कि छायावाद। ठीक है, छायावाद के 4 स्तंभों में, ठीक है, 4 स्तंभों में एक है दोस्तों ये। ठीक है, याद रखेंगे, छायावाद के 4 स्तंभों में एक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, इसके अलावा जो हैं, जो 4 स्तंभ हैं कौन कौन से हैं छायावाद के, इनके नाम आपको याद रखने हैं। पहला है जैसे आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गया पहला। दूसरा नाम याद रखेंगे जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तीसरा नाम आता है आपका, इसका आता है सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत। चौथा आता है नाम दोस्तों महादेवी वर्मा का। ठीक है, चौथा नाम किसका आता है, महादेवी वर्मा। ठीक है, महादेवी वर्मा। तो दोस्तों ये याद रखेंगे, छायावाद के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गया, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। ये छायावाद के 4 स्तंभ हैं, इनको आपने अच्छे से याद रखना है, कोई भी आपको इनमें से पूछा जा सकता है। क्लियर है। इसके बाद देखिए, बात करें आपका निराला के दोस्तों जन्म की। देखिए निराला का जो जन्म हुआ था, ठीक है, आपको पूछा जा सकता है, जन्म और मृत्यु से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो जन्म हुआ दोस्तों कब हुआ था, जन्म हुआ था दोस्तों 1899 में। ठीक है, कब हुआ था, 1899 में जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों, तो जन्म हुआ था इनका पश्चिम बंगाल में। कहाँ हुआ था, पश्चिम बंगाल। ठीक है, कहाँ हुआ था जन्म, पश्चिम बंगाल में हुआ था। कब हुआ था, 1899 में हुआ था। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों एक चीज याद रखेंगे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को जो मूल निवास था, ठीक है, अगर बात करें इनके मूल निवास की, ठीक है, मूल निवास। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपको किसी भी दोस्तों क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आपको पूछा जा सकता है,
तो इनका जो मूल निवास था वो कहाँ था? तो सूर्यकांत त्रिपाठी का दोस्तों मूल निवास था उत्तर प्रदेश का उन्नाव जिला। ठीक है, याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश का उन्नाव जिला। ठीक है, उन्नाव जिला। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, निराला का जो मूल निवास था वो कहाँ था? उत्तर प्रदेश का उन्नाव जिला था। ठीक है, लेकिन जन्म कहाँ हुआ? जन्म आपका पश्चिम बंगाल में हुआ। क्लियर है इतनी चीजें। इसके साथ ही साथ दोस्तों मैंने आपको बता दिया जूही की कली को इन्होंने दोस्तों लिखा, सबसे पहली रचना इनकी कब लिखा? 1916 में लिखा। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, इन पर एक बार आप दोस्तों एक बार इसको देखते हैं, इनकी जो रचनाएं हैं। ठीक है, पूछा जाएगा आपको निम्न रचना जो है किसकी है, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं की बात करें, ठीक है, रचनाओं की बात करें दोस्तों इनकी, तो आपका जो पहले में आता है, आपका क्या आता है? पहला आता है आपका अनामिका। ठीक है, अनामिका लिखी है। ठीक है, अनामिका। ठीक है, ये सारे आपको याद रखने हैं। परिमल हो गया, अनामिका, परिमल। ठीक है, परिमल के अलावा जो है इनका इनका है आपका कुकुरमुत्ता। ठीक है, कुकुरमुत्ता हो गया। ठीक है, साथ ही साथ इनकी रचनाओं की बात करें, नए पत्ते हो गया, नए पत्ते। किसकी रचना है? नए पत्ते। तो ये रचना है दोस्तों निराला की। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों गीत कुंज। ठीक है, गीत कुंज। गीत कुंज रचना किसकी है? ये भी दोस्तों किसकी है? निराला की है। ठीक है, ये सारी रचनाएं आपको याद रखनी है, अनामिका, परिमल, नए पत्ते। ठीक है, गीत कुंज। एक और रचना है गीतिका। ठीक है, गीतिका रचना किसकी है? ये भी आपका निराला की है। ठीक है, अर्चना। ठीक है, अर्चना ये रचना किसकी है? ये भी आपका निराला की है। तो निराला की सारी रचनाएं आपको याद रखनी है। ठीक है, जितने भी मैंने फैक्ट बताए हैं निराला से, ये सारे आपको दोस्तों याद रखने हैं। क्लियर है? अगर आपको पूछा जाता है जैसे आपका अनामिका कब लिखी या फिर जो अदर इनकी रचनाएं हैं, तो इनको भी आप याद रखेंगे। जो अनामिका है ये कब लिखी? अनामिका लिखी थी 1923 में। ठीक है, 1923 में अनामिका लिखी थी। ठीक है, परिमल लिखी थी आपका 1930 में। ठीक है, परिमल लिखी थी 1930 में। ठीक है, इसको नोट करते जाओ आप। ठीक है, गीतिका लिखी थी 1936 में। कुकुरमुत्ता लिखी थी आपका ये लिखी थी 1954 में। ठीक है, तो ये सारी आपको चीज़ें याद रखनी है दोस्तों। ठीक है, सॉरी, कुकुरमुत्ता लिखी थी दोस्तों 1942 में। सॉरी, ठीक है, 1942 में। 1954 में क्या लिखी थी? गीत कुंज। ठीक है, तो ये भी आपको दोस्तों याद रखने, कभी वर्ष भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ऑप्शन देखिए, नीरजा, यामा, निहार, सांध्य गीत। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था दोस्तों। किसके लिए मिला था? तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा यामा के लिए मिला था दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार महादेवी वर्मा को। ठीक है, कब मिला था आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, यामा के लिए दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार महादेवी वर्मा को कब मिला था? 1982। ठीक है, 1982 याद रखेंगे दोस्तों। 1982 में यामा के लिए जो है महादेवी वर्मा को क्या मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों महादेवी वर्मा को क्या कहा जाता है? आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, महादेवी वर्मा को किस नाम से जाना जाता है? आधुनिक मीरा। ठीक, कई बार पूछा है क्वेश्चन, आधुनिक मीरा के नाम से किसको जाना जाता है? आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है दोस्तों महादेवी वर्मा को। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों बात करें इनके जन्म की। ठीक है, तो महादेवी वर्मा का जो जन्म हुआ था दोस्तों कब हुआ था? 1907 में दोस्तों जन्म हुआ था महादेवी वर्मा का। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो यूपी में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इनके रचनाओं की बात करें तो रचनाएं काफ़ी हैं इनकी। ठीक है, जैसे आपका नीरजा हो गया, सांध्य गीत हो गया। ठीक है, और दीपशिखा हो गया। ठीक है, यामा हो गया, और साथ ही साथ रश्मि हो गया, निहार हो गया। ठीक है, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? महादेवी वर्मा की हैं। ठीक है,
ठीक है, तो एक बार रचनाएं देख लेते हैं। ठीक है, इतना याद रखेंगे। ठीक है, महादेवी वर्मा जो है एक प्रसिद्ध दोस्तों हिंदी कवियत्री थी। ठीक है, छायावाद की प्रमुख कवियत्री माना जाता है महादेवी वर्मा को। अभी मैंने ऊपर बताया था आपको। आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है महादेवी वर्मा को। और ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था महादेवी वर्मा को, यामा के लिए मिला था 1982 में। ठीक है, जन्म हुआ था 1907 में उत्तर प्रदेश में। और साथ ही साथ इनकी एक बार रचनाएं देख लेते हैं। तो महादेवी वर्मा की रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? नीरजा है। ठीक है, नीरजा। साथ ही साथ क्या है? सांध्य गीत है। ठीक है, सांध्य गीत, नीरजा, सांध्य गीत। साथ ही साथ दीप शिखा। ठीक है, दीप शिखा, दीप शिखा, यामा हो गया। ठीक है, यामा। ठीक है, यामा के साथ साथ आपका अग्नि रेखा हो गया। ठीक है, अग्नि रेखा। ये अग्नि रेखा को याद रखेंगे दोस्तों। अग्नि रेखा जो है महादेवी वर्मा की जो है अंतिम रचना है। ठीक है, अग्नि रेखा। ठीक है, इसके साथ ही साथ दोस्तों रश्मि हो गया। ठीक है, रश्मि हो गया। रश्मि के साथ साथ निहार हो गया, निहार। तो ये सारी रचनाएं किसकी हैं? महादेवी वर्मा की हैं। ठीक है, सारी याद रखेंगे। अग्नि रेखा जो है, अग्नि रेखा जो है महादेवी वर्मा की जो है क्या है? ये अंतिम रचना है। ठीक है, अंतिम रचना, या इसको आप कह सकते हैं लास्ट जो है इन्होंने क्या लिखा था अंतिम में, तो अंतिम रचना है इनकी अग्नि रेखा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, छंद शास्त्र के आदि प्रणेता हैं। आपको बताना है छंद शास्त्र के आदि प्रणेता कौन है। ऑप्शन देखिए, सूरदास, सूरदास, केशवदास, पिंगल ऋषि या फिर बिहारी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 का दोस्तों? 4 का राइट आंसर बताइए क्या होगा? छंद शास्त्र के आदि प्रणेता कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पिंगल ऋषि। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा 4 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर करेंगे 5 का। देखिए, युग धारा किसकी रचना है? आपको बताना है युग धारा ये किसकी रचना है? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, नागार्जुन, अज्ञेय। अज्ञेय का पूरा नाम आप जानते होंगे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। क्या हो जाएगा राइट आंसर? युग धारा किसकी रचना है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा नागार्जुन। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। युग धारा किसकी रचना है? नागार्जुन की है। ठीक है, नागार्जुन का दोस्तों जो वास्तविक नाम है वो क्या है? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जो वास्तविक नाम है नागार्जुन का क्या था? वास्तविक नाम, ठीक है, आप सभी जानते होंगे वास्तविक नाम क्या था नागार्जुन का? वैद्यनाथ मिश्र। क्या था? पूछा जाता है वैद्यनाथ, वैद्यनाथ मिश्र। ठीक है, वैद्यनाथ मिश्र जो है दोस्तों वास्तविक नाम था नागार्जुन का। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है इनका जन्म कब हुआ। ठीक है, इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म जो है कब हुआ था? 1911 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों हिंदी और मैथिली के प्रसिद्ध कवि थे नागार्जुन। ठीक है, हिंदी और आपका, हिंदी और आपका मैथिली। ठीक है, हिंदी और मैथिली। ठीक है, हिंदी और मैथिली दोस्तों ये दोनों जो है दोनों पर रचनाएं करते थे नागार्जुन। ठीक है, साथ ही साथ इनका जो वास्तविक नाम था वैद्यनाथ मिश्र था। साथ ही साथ दोस्तों उपनाम की बात करें तो उपनाम इनका नागार्जुन है। ठीक है, हिंदी में नागार्जुन के नाम से और मैथिली में यात्री उपनाम से लिखते हैं। ठीक है, दोनों फैक्ट याद रखेंगे। इनको जन कवि के रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? जन कवि के रूप में। ठीक है, जन कवि के रूप में किसको जाना जाता है? तो नागार्जुन को जाना जाता है। ठीक है, इनके उपन्यास की बात करें तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है इतने फैक्ट जो मैंने बताए। साथ ही साथ इनकी रचनाओं की बात करें तो नागार्जुन की दोस्तों उपन्यास आपको याद रखना है। ठीक है, नागार्जुन के उपन्यास कौन कौन से हैं? ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। नागार्जुन के उपन्यास की बात करें, उपन्यास है रतिनाथ की चाची। ठीक है, रतिनाथ, रतिनाथ की चाची। ठीक है, रतिनाथ की चाची जो दोस्तों रचना है ये किसने की है? ठीक है, ये उपन्यास किसने लिखा है? तो ये लिखा है आपका नागार्जुन ने। ठीक है, साथ ही साथ एक और उपन्यास याद रखेंगे, विष कन्या।
पहले भी पूछा गया है ये, ठीक है। विष कन्या उपन्यास किसने लिखा है, ठीक है। तो विष कन्या जो उपन्यास है दोस्तों, ये लिखा है नागार्जुन ने, ठीक है। नागार्जुन का जो वास्तविक नाम था क्या था, वैद्यनाथ मिश्र था, ठीक है। इनके काव्य संग्रह की बात करें दोस्तों, तो नागार्जुन का जो काव्य संग्रह है वहां पर भी आपको दोस्तों यहाँ से भी आपका पूछा जा सकता है काव्य संग्रह से। जैसे बात करें युगधारा, ठीक है, युगधारा इनका काव्य संग्रह है, ठीक है। कभी विदा भी पूछ लेता है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये जो है काव्य संग्रह है। इसी के साथ साथ दोस्तों युगधारा हो गया आपका, ठीक है। और एक है इनका दोस्तों प्यासी पथराई आंखें, ठीक है। प्यासी पथराई, प्यासी पथराई आंखें, ठीक है। प्यासी पथराई आंखें, ठीक है। ये काव्य संग्रह किसका है, तो ये है दोस्तों नागार्जुन का, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों युगधारा हो गया, प्यासी पथराई आंखें हो गया, ठीक है। पत्रहीन नग्न गाछ, ठीक है, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पत्रहीन नग्न गाछ, ठीक है, गाछ, ठीक है। तो ये भी आप इनका क्या है, काव्य संग्रह है। तो याद रखेंगे इनके काव्य संग्रह और उपन्यास, ठीक है। बाकी मैंने वास्तविक नाम आपको बता दिया, जन्म कब हुआ बता दिया, ठीक है। तो सारी चीजें आपको इसके याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, एक जीवनी किसका उपन्यास है। तो एक जीवनी जो है किसका उपन्यास है आपने बताना है, घनानंद, अज्ञेय, नागार्जुन या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, शेखर एक जीवनी। अब तो आप समझ गए होंगे किसका उपन्यास है शेखर एक जीवनी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 का दोस्तों, 6 का राइट आंसर हो जाएगा अज्ञेय, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे शेखर एक जीवनी जो है किसका उपन्यास है, ये है अज्ञेय का, ठीक है। पूरा नाम क्या है अज्ञेय का, पूछ लिया जाता है कभी। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ठीक है। क्या है, सच्चिदानंद, ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ठीक है। पूछा जाता है वात्स्यायन अज्ञेय, ठीक है। ये पूरा नाम है अज्ञेय का, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों अज्ञेय का जन्म जो है कब हुआ था, तो अज्ञेय का जन्म हुआ था दोस्तों 1911 में। कहाँ हुआ था 1911 में जन्म, यूपी के कुशीनगर में, ठीक है। यूपी के कुशीनगर में हुआ था, ठीक है, कुशीनगर, ठीक है, कुशीनगर। तो यूपी के कुशीनगर में 1911 में अज्ञेय का जन्म हुआ था दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों प्रयोगवाद के प्रणेता माने जाते हैं अज्ञेय, याद रखेंगे इसको, ठीक है। क्या माने जाते हैं अज्ञेय, प्रयोगवाद के प्रणेता, ठीक है, प्रयोगवाद, ठीक है। तो प्रयोगवाद के जो है दोस्तों प्रणेता किनको माना जाता है, अज्ञेय को माना जाता है। सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, तो याद रखेंगे, ठीक है। रचनाओं की बात करें दोस्तों, अज्ञेय की जो रचनाएं हैं वो क्या क्या हैं, ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो अज्ञेय की रचनाओं की बात करें तो यहाँ से इनकी रचनाएं आपको याद रखनी है, ठीक है। जैसे भग्न दूत, ठीक है, किसकी रचना है, भग्न दूत, ठीक है। तो भग्न दूत किसकी रचना है, तो ये है दोस्तों अज्ञेय की, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आप याद रखेंगे आंगन के पार द्वार, ठीक है, आंगन के पार, आंगन के पार द्वार, ठीक है। आंगन के पार द्वार ये जो है किसकी रचना है, ये भी आपका जो है अज्ञेय की रचना है, ठीक है। कितनी नाव में कितनी बार, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, कई बार पहले भी पूछा जाता है, पूछा गया है, ठीक है। कितनी नाव में, कितनी नाव में, ठीक है, कितनी नाव में कितनी बार, कितनी बार, ये रचना किसकी है, ये भी दोस्तों आपकी किसकी है, अज्ञेय की है, ठीक है। साथ ही साथ आपको याद रखना है हरी घास का क्षण भर, ये भी अज्ञेय का है, ठीक है। चिंता, ठीक है, चिंता जो है किसकी रचना है, चिंता, तो ये भी दोस्तों किसकी रचना है,
ये भी अज्ञेय की रचना है। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। शेखर एक जीवनी, ये किसकी रचना है? ये भी अज्ञेय की है। तो अज्ञेय से दोस्तों सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, गीत पुंज की रचयिता कौन है? तो गीत पुंज अभी बताया था मैंने, इसकी रचयिता कौन है बताइए? गीत पुंज, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गीत पुंज के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अभी मैंने बताया था ऊपर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में, इनकी जो रचनाएं हैं वहाँ पर आपको बताया था मैंने। ठीक है, जैसे अनामिका हो गया, परिमल हो गया, गीतिका हो गया, ठीक है, साथ ही साथ बेला हो गया, नए पत्ते हो गया, ठीक है, गीत कुंज हो गया, ठीक है, ये सारी जो रचनाएं हैं किसकी हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, वीणा किसकी रचना है? चलिए बताइए वीणा किसकी रचना है? इजी है, आप सभी ने पढ़ा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का? वीणा किसकी रचना है? तो ये है दोस्तों सुमित्रानंदन पंत की रचना है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों राइट हो जाएगा। ठीक है, 8 का। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत आप सभी जानते हैं। सुमित्रानंदन पंत का जो जन्म हुआ था, कब और कहाँ हुआ था, आप सभी जानते हैं। 1900 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 1900 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? कौसानी उत्तराखंड में। ठीक है, कौसानी उत्तराखंड में दोस्तों जन्म हुआ था। ठीक है, उत्तराखंड। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है इनके बचपन का नाम क्या था। पूछा जाता है सुमित्रानंदन पंत के बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम था गोसाई दत्त। क्या था? गोसाई दत्त। ठीक है, तो याद रखेंगे सुमित्रानंदन पंत का बचपन का क्या नाम था? गोसाई दत्त था। ठीक है, ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि सुमित्रानंदन पंत जो है दोस्तों, इनको प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में जाना जाता है। प्रकृति के सुकुमार कवि कौन है? ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों इसको। प्रकृति का सुकुमार कवि किसको कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि। ठीक है, प्रकृति का सुकुमार कवि। ठीक है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर याद रखेंगे सुमित्रानंदन पंत ने दोस्तों 7 साल की उम्र में कविता लिखना शुरू कर दिया था। ठीक है, 7 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, 7 वर्ष की अवस्था में दोस्तों लिखना शुरू कर दिया था। ठीक है, और छायावाद युग के प्रमुख स्तंभों में से एक हैं, अभी मैंने ऊपर बताया था। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है इनकी कुछ रचनाएं हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसा जैसे आपका वीणा हो गया, पल्लव हो गया, ठीक है, गुंजन हो गया, युगांत हो गया, ठीक है, चिदम्बरा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और याद रखेंगे, सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए दिया गया? ठीक है, तो यहीं पर आप नोट कर लें चिदम्बरा। ठीक है, चिदम्बरा के लिए क्या मिला था? चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था सुमित्रानंदन पंत को। कब मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार इसके लिए, चिदम्बरा के लिए? सभी जानते हैं 1968, 1968 में दोस्तों सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा के लिए क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट दोस्तों आपने याद रखने हैं। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज़ और नोट कर लें सुमित्रानंदन पंत से। देखिए यहाँ पर रचनाओं की बात करें, एक बार लिख लें रचना इनकी, आपको याद रखेंगे, याद रखनी है। वीणा हो गया, ठीक है, पल्लव हो गया, वीणा, पल्लव, गुंजन, ठीक है, गुंजन हो गया, ठीक है, साथ ही साथ युगांत हो गया, युगांत, ठीक है, और चिदम्बरा हो गया, ठीक है, चिदम्बरा, दो आएगा, ठीक है, चिदम्बरा, चिदम्बरा हो गया। चिदम्बरा के लिए दोस्तों इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1968 में। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, कनुप्रिया किसकी रचना है? चलिए आंसर कीजिए, कनुप्रिया किसकी रचना है? ऑप्शन देखिए, धर्मवीर भारती, मुक्तिबोध, नरेंद्र शर्मा, या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका बताइए? कनुप्रिया, तो 9 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कनुप्रिया। जो रचना है दोस्तों ये है धर्मवीर भारती की। ठीक है,
ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, याद रखेंगे कनुप्रिया किसकी रचना है, धर्मवीर भारती की रचना है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर याद रखना है धर्मवीर भारती का जो जन्म हुआ था, आपको पूछा जा सकता है इनका जन्म जो है कब हुआ था। ठीक है, इनका जन्म दोस्तों 1926 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था 1926 में इनका जन्म, इलाहाबाद में। ठीक है, कहाँ हुआ था, इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद जो अभी वर्तमान में जो है प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। तो याद रखेंगे धर्मवीर भारती का जो जन्म हुआ 1926 में इलाहाबाद, अब का प्रयागराज में इनका जन्म हुआ। ठीक है, ये हिंदी के दोस्तों ये प्रसिद्ध लेखक, कवि, नाटककार रहे हैं धर्मवीर भारती। इनके उपन्यासों की बात करें तो इनके उपन्यासों से हमेशा दोस्तों पूछा जाता है। ठीक है, हर परीक्षा में दोस्तों आपको देखने को मिलता है। देखिए, धर्मवीर भारती के उपन्यासों की बात करें तो 2 उपन्यास आपको याद रखने हैं। पहला, गुनाहों का देवता। ठीक है, पूछा गया है कई बार, गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता। तो ये उपन्यास किसका है, ये उपन्यास है धर्मवीर भारती का। ठीक है, साथ ही साथ दूसरा जो उपन्यास है इनका वो है सूरज का 7वां घोड़ा। ठीक है, सूरज का 7वां, सूरज का 7वां घोड़ा। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं आपको दोनों उपन्यास याद रखने हैं धर्मवीर भारती के, गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा। ठीक है, इनका जो एक प्रसिद्ध नाटक है आपने पढ़ा होगा, इनका एक प्रसिद्ध नाटक है, क्या है बताइए। इनका एक प्रसिद्ध नाटक है, कौन सा है, अंधा युग। ठीक है, कई बार पूछा जाता है अंधा युग, अंधा युग नाटक किसका है, तो ये दोस्तों किसका है, धर्मवीर भारती का है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इनकी प्रमुख रचनाएं एक बार देख लेते हैं। उपन्यास और नाटक आपको मैंने बता दिया, ये इंपॉर्टेंट हैं दोनों, तीनों इनको याद रखेंगे। उपन्यास है गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा। ठीक है, नाटक है अंधा युग। कुछ और रचनाएं हैं इनकी, उनको देख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर धर्मवीर भारती की बात हो रही है तो इनकी रचनाओं के बारे में आपको याद रखने हैं। कनुप्रिया, ठीक है, जो कनुप्रिया है दोस्तों, ये रचना को कब लिखा धर्मवीर भारती ने, ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपको। ये लिखा दोस्तों 1959 में। ठीक है, 1959 में दोस्तों धर्मवीर भारती ने कनुप्रिया की रचना की। ठीक है, इसके साथ साथ इनकी और जो रचनाएं हैं वो भी आपको याद रखना है। पहला आपको याद रखना है गली का आखिरी मकान। ठीक है, गली का आखिरी, गली का आखिरी मकान किसकी रचना है, ये है आपका धर्मवीर भारती की। ठीक है, और सांस की कलम से, ठीक है, सांस की कलम से, ठीक है, सांस की कलम से ये रचना किसकी है, ये भी दोस्तों आपका धर्मवीर भारती की है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है एक और रचना है इनकी इंपॉर्टेंट, वो है आपका मुर्दों का गांव। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, मुर्दों का गांव ये किसकी रचना है। ठीक है, मुर्दों का गांव, ये रचना भी दोस्तों धर्मवीर भारती की है। तो ये सारी रचनाएं दोस्तों आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, प्रेमचंद की कौन सी कृति जो है अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी। तो आपको बताना है प्रेमचंद की कौन सी रचना है जिसे अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, जब्त कर लिया था। ऑप्शन देखिए, ईदगाह, सोजे वतन, निर्मला, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा सोजे वतन। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए और इसका आंसर कीजिए। देखिए, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम विद्वान कौन थे। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम विद्वान कौन थे। ऑप्शन देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल। क्या हो जाएगा 11 का राइट आंसर दोस्तों, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था। तो 11 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन दोस्तों राइट हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है,
साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो जन्म हुआ था दोस्तों, इनका जन्म हुआ था 1883 में जयपुर में। ठीक है, 1883 में कहाँ हुआ था इनका जन्म? जयपुर में। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आप याद रखेंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी मूल रूप से कहाँ के थे? मूल रूप से दोस्तों ये थे आपके हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, कहाँ के थे? हिमाचल प्रदेश के थे। ठीक है, तो याद रखेंगे इनका जो मूल निवास था। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास, तो इनका मूल निवास था हिमाचल प्रदेश के गुलेरी गांव के निवासी थे। इसीलिए दोस्तों जिस कारण दोस्तों उनके नाम के साथ गुलेरी जुड़ा है, देखिए यहाँ पर चंद्रधर शर्मा गुलेरी जुड़ा है। तो गुलेरी क्यों जुड़ा है? क्योंकि इनका जो मूल निवास था दोस्तों वो था हिमाचल प्रदेश के गुलेरी गांव के निवासी थे। तो गांव का नाम था इनके गुलेरी, इसीलिए दोस्तों इनके नाम के साथ क्या जुड़ गया? गुलेरी जुड़ गया। ठीक है, ये भी साथ में याद रखेंगे। क्लियर है? साथ ही साथ दोस्तों रचनाओं की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट इनकी जो कहानी है एक, उसने कहा था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए इनकी रचनाओं की बात कर लेते हैं एक दो। देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो कहानी है दोस्तों, इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, पहले भी पूछी जा चुकी है कई बार। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो कहानी है वो है उसने कहा था। ठीक है, उसने कहा था, उसने कहा था। ये कहानी किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे इसको। साथ ही साथ सुखमय जीवन, सुखमय सुखमय जीवन ये किसकी रचना है? ये भी गुलेरी की रचना है। ठीक है, साथ ही साथ एक निबंध है इनका दोस्तों, सुमिरनी के मन के। ठीक है, तो ये कहानी याद रखेंगे दोनों। ठीक है, उसके बाद इनका जो दोस्तों निबंध है, चंद्रधर गुलेरी का जो निबंध है, इसको आप जरूर याद रखेंगे। निबंध जो है, क्या है इनका निबंध? सुमिरनी के मन के। क्या है? सुमी सुमिरनी 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 के मन के। ठीक है, सीधे पूछा जा सकता है आपको कि सुमिरनी के मन के निबंध किसने लिखा है? ठीक है, तो ये लिखा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा। ठीक है, तो सारे फैक्ट याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, साहित्य का मर्म के रचनाकार। आपको बताना है साहित्य का मर्म के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, या इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? साहित्य का मर्म के रचनाकार कौन है? तो 12 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, साहित्य का मर्म दोस्तों ये रचना किसकी है? तो ये है दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी आप सभी ने पढ़ा है, ये एक उपन्यासकार, निबंधकार, आलोचक और एक अध्यापक रहे हैं दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है इनका जन्म कब हुआ था। तो जन्म पूछा जा सकता है दोस्तों, इसलिए मैं हर आपको राइटर का यहाँ पर जन्म बता रहा हूँ। जन्म जो है कब हुआ था हजारी प्रसाद द्विवेदी का, दोस्तों याद रखेंगे 1907 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 1907 में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था? बलिया में। ठीक है, कहाँ हुआ था? बलिया। कहाँ पड़ता है बलिया? बलिया आपका यूपी में, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बलिया में 1907 में जन्म हुआ था दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इनके उपन्यास हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा बाण भट्ट की आत्मकथा। ठीक है, ये किसका उपन्यास है? ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। चलिए कुछ रचनाओं पर यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर जन्म और मृत्यु भी आप नोट कर लें। हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1979 में। ठीक है, क्लियर है? चलिए कुछ रचनाओं की बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं की बात करें तो इनके उपन्यास जो हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से आपको पूछे जाएंगे दोस्तों क्वेश्चन। देखिए उपन्यास की बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा। ये तो कई बार पूछा है। ठीक है, बाण भट्ट की आत्मकथा। ठीक है, बाण भट्ट की आत्मकथा
दोस्तों ये किसका उपन्यास है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। इसके साथ साथ आप दूसरा जो इनका उपन्यास है उसको भी याद रखेंगे, चारुचंद्र लेख। ठीक है, क्या है? चारुचंद्र लेख। ये उपन्यास किसका है? चारुचंद्र लेख। ये उपन्यास भी आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। साथ ही साथ एक उपन्यास और याद रखेंगे इनका, इंपॉर्टेंट है, अनाम दास का पोथा। ठीक है, अनाम दास का पोथा। ठीक है, अनाम दास का पोथा, ये रचना किसकी है? ये उपन्यास किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो तीनों उपन्यास याद रखेंगे, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, अनाम दास का पोथा। तो ये तीनों जो हैं उपन्यास किसके हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं दोस्तों। ठीक है, इनके निबंधों की बात करें तो निबंध भी इनके काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, बात करें निबंध की, तो इनके निबंधों की बात करें दोस्तों, तो इनके निबंधों में आता है नाम आपका अशोक के फूल। ठीक है, आप सभी ने पढ़ा है अशोक के फूल। ठीक है, ये निबंध किसका है? तो ये है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का। साथ ही साथ इसके साथ अशोक के फूल हो गए, कुटज हो गया, ये भी कई बार पूछा है, कुटज निबंध किसने लिखा है? कुटज हो गया। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आलोक पर्व, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आलोक पर्व। ठीक है, इसी के लिए दोस्तों इनको क्या मिला था बताइए? आलोक पर्व के लिए क्या मिला था? ठीक है, आलोक पर्व के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी को क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, किसके लिए मिला था? आलोक पर्व के लिए। कब मिला था दोस्तों? ये भी डेट भी याद रखेंगे, 1973। ठीक है, 1973 में इनको क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किसके लिए मिला था? आलोक पर्व के लिए। ठीक है, इसके साथ साथ एक निबंध और याद रखेंगे, कल्पलता। ये भी कई बार पूछा है, कल्पलता। ठीक है, कल्पलता निबंध किसका है? तो ये भी हजारी प्रसाद का है। तो दोस्तों सारी चीजें याद रखें, अशोक के फूल, कुटज, आलोक पर्व, कल्पलता। ठीक है, आलोक पर्व के लिए दोस्तों 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो इस सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन प्रेमचंद की एक रचना है? तो यहाँ पर आपको प्रेमचंद की एक रचना है, उसको बताना है कौन सी है। मैंने ऊपर अभी आपको बताई थी वो रचना। चलिए, यामा, नदी के द्वीप, पंच परमेश्वर, सन्नाटा। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर 13 का? बताइए प्रेमचंद की एक रचना कौन सी है इसमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 13 का पंच परमेश्वर। अभी बताया था मैंने ऊपर आपको। ठीक है, तो ये रचना किसकी है? ये प्रेमचंद की रचना है दोस्तों, पंच परमेश्वर। ठीक है, यामा जो है ये किसका है? ये महादेवी वर्मा का है। ठीक है, महादेवी वर्मा। ठीक है, नदी के द्वीप ये किसका है? ये भी बताया था मैंने आपको। नदी के द्वीप ये रचना है अज्ञेय की। ठीक है, अज्ञेय। और यहाँ पर जो सन्नाटा है ये है दोस्तों, ये किसने लिखा है? सन्नाटा ये रचना लिखी है भवानी प्रसाद मिश्र ने। ठीक है, किसने लिखी है? भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है, तो सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखने हैं। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? ठेले पर हिमालय। ठीक है, सभी ने पढ़ा है ठेले पर हिमालय जो है ये किसका निबंध संग्रह है? बताना है आपने। अज्ञेय, निराला, जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती। क्या हो जाएगा राइट आंसर? बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का। ठेले पर हिमालय किसका निबंध संग्रह है? तो दोस्तों ये है धर्मवीर भारती का निबंध संग्रह है। अभी ऊपर हमने बताया था। ठीक है, धर्मवीर भारती। ठीक है, इसके बारे में ऊपर कृति मैंने बताई थी, इनकी कृतियाँ कौन कौन सी थी, जैसे आपका मुर्दों का गांव। ठीक है, बंद गली। ठीक है, आँख बंद गली का आखिरी मकान बताया था। ठीक है, सांस की कलम से, कनु प्रिया बताया था, कनु प्रिया। ठीक है, ये भी धर्मवीर भारती का है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठेले पर हिमालय किसका निबंध संग्रह है? धर्मवीर भारती का। ठीक है, याद रखेंगे। इनका उपन्यास मैंने बताया था आपको, धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता और सूरज का 7वां घोड़ा। ठीक है, अंधा युग। ठीक है, नाटक था इनका धर्मवीर भारती का। तो सारे फैक्ट मैंने बताए थे आपको। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? चलिए बताइए, गेहूं और गुलाब की रचना, ये रचना किसने की है? राकेश शर्मा, निराला,
राम वृक्ष बेनीपुरी और रामचंद्र शुक्ल। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का? गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन दोस्तों राइट हो जाएगा। याद रखेंगे गेहूं और गुलाब रचना किसकी है? राम वृक्ष बेनीपुरी की है। ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी दोस्तों इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म हुआ था 1899 में। ठीक है, 1899 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? बिहार में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, बिहार में इनका जन्म हुआ था 1899 में। ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है, ठीक है, यहाँ पर इनके द्वारा जो है प्रमुख पत्रिकाओं का संपादन किया गया। इन्होंने जो है दोस्तों 3 पत्रिकाओं का संपादन किया। कौन कौन से 3 पत्रिकाओं का संपादन किया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 3 पत्रिकाओं का संपादन। ठीक है, 3 पत्रिकाओं का संपादन। अब 3 पत्रिकाएं कौन कौन सी थी वो याद रखना है आपने। ठीक है, सीधे पूछा जा सकता है आपको। देखिए, पहला है तरुण भारत। ठीक है, तरुण भारत। तरुण भारत दोस्तों ये जो आपका तरुण भारत जो पत्रिका है, ठीक है, ये किसने, इसका संपादन किसने किया? तो रामवृक्ष बेनीपुरी ने किया। ठीक है, साथ ही साथ जनता दूसरा, ठीक है, दूसरी पत्रिका जनता, और तीसरी पत्रिका इनकी कौन सी थी? किसान मित्र। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान से दोस्तों आपने दिमाग में रखना है, किसान मित्र। ठीक है, ये क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों यहाँ से। ठीक है, तो आपको याद रखना है राम वृक्ष बेनीपुरी ने 3 पत्रिकाओं का संपादन किया, तरुण भारत, जनता और किसान मित्र। ठीक है, चलिए इनकी रचनाओं की बात करें तो राम वृक्ष बेनीपुरी की जो रचनाएं हैं, कुछ प्रमुख रचनाओं पर बात करें तो इनकी रचनाएं हैं अम्बपाली। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है अम्बपाली रचना किसकी है? ठीक है, तो अम्बपाली जो रचना है वो किसकी है? ये राम वृक्ष बेनीपुरी की है। ठीक है, साथ ही साथ जंजीरें और दीवारें। ठीक है, जंजीरें, ठीक है, जंजीरें और दीवारें। ठीक है, जंजीरें और दीवारें, ये दोस्तों किसकी रचना है? ये भी रचना है राम वृक्ष बेनीपुरी की। ठीक है, गेहूं और गुलाब इन्हीं की है। ठीक है, पतितों के देश में भी है इनकी एक रचना। ठीक है, तो याद रखेंगे। ठीक है, सारे फैक्ट आपको याद रखना है राम वृक्ष बेनीपुरी से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है बताइए। ऑप्शन देखिए, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, निराला, सुबिंता नंदन पंत। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए। संस्कृत के 4 अध्याय, 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? ये है दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर की। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर दोस्तों, इससे आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दिनकर से। तो देखिए, पहला जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1908 में। ठीक है, 1908 में कहाँ हुआ था? बिहार में इनका जन्म हुआ था दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर का। ठीक है, मृत्यु कहाँ हुई थी? मृत्यु भी याद कर लें, 1974 में कहाँ हुई थी? तमिलनाडु में मृत्यु हुई थी। ठीक है, तमिलनाडु। कुछ भी पूछा जा सकता है दोस्तों आपको, तो जन्म और मृत्यु याद रखेंगे। जन्म हुआ था 1908 में बिहार में, और मृत्यु हुई थी 1974 में तमिलनाडु में। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर के दोस्तों प्रमुख रचनाओं की बात करें तो आपने इनकी रचनाओं को पढ़ा होगा। कौन कौन सी हैं इनकी रचनाएं? जैसे रेणुका हो गया, हुंकार, ठीक है, बापू, ठीक है, परशुराम की प्रतिज्ञा, ठीक है, हारे को हरि नाम, काफ़ी सारी रचनाएं हैं रामधारी सिंह दिनकर की। ठीक है, तो आप फटाफट एक बार नोट कर लें। ठीक है, कौन कौन सी रचना है रामधारी सिंह दिनकर की, चलिए नोट कीजिए। रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं प्रमुख, रेणुका, ठीक है, रेणुका हो गया, ठीक है, रेणुका के साथ साथ हुंकार, ठीक है, हुंकार, ठीक है, हुंकार के बाद बापू। ठीक है, ये पूछा गया है बापू जो है की रचना किसने की है? तो रामधारी सिंह दिनकर ने की है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है रामधारी सिंह दिनकर से, क्या याद रखना है रामधारी सिंह दिनकर से? इनकी रचनाएं, उर्वशी, इंपॉर्टेंट रचना है इनकी उर्वशी। ठीक है, उर्वशी के लिए इनको क्या मिला था बताइए। उर्वशी के लिए कुछ मिला था इनको, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था उर्वशी के लिए। कब मिला था? ठीक है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे
कि रामदास सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था। तो उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। परशुराम की प्रतिज्ञा इनकी रचना है, ठीक है। हारे को हरिनाम इनकी रचना है, ठीक है। संस्कृत के 4 अध्याय जो है, ठीक है, ये गद्य रचना है इनकी, ठीक है। मिट्टी की ओर, ठीक है, अर्धनारीश्वर, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी रचनाएं हैं दोस्तों इनकी। संस्कृत के 4 अध्याय के लिए इनको क्या मिला था, इसके लिए मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। दोनों याद रखेंगे, उर्वशी के लिए मिला था इनको ज्ञानपीठ, और संस्कृत के 4 अध्याय के लिए मिला था, क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 है दोस्तों, क्या है देखिए, कहरनामा किसकी रचना है। चलिए बताइए, कहरनामा किसकी रचना है। महादेवी वर्मा, दिनकर, मलिक मोहम्मद जायसी या फिर धर्मवीर भारती। 17 का क्या हो जाएगा राइट आंसर। 17 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। जायसी का पूरा नाम क्या है, मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। जायसी की रचना है दोस्तों कहरनामा, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी जो है, ये भक्ति काल की एक निर्गुण प्रेमाश्री कवि थे, आप सभी जानते हैं। इनका जन्म जो है दोस्तों लगभग कब हुआ था, लगभग 1492 में लगभग इनका जन्म हुआ था दोस्तों। और इनकी रचनाओं की बात करें तो जायसी की रचनाएं कौन कौन सी हैं, आप सभी जानते हैं। पद्मावत है इनकी, ठीक है, पद्मावत, ठीक है। और क्या है बताइए, कहरनामा हो गया। अखरावट है इनकी एक रचना, अखरावट, अखरावट किसकी रचना है, जायसी की, ठीक है। आखिरी कलाम, ठीक है, आखिरी कलाम ये किसकी रचना है, ये भी आपका जायसी की रचना है, ठीक है। चित्ररेखा, ठीक है, चित्ररेखा जो है ये रचना किसकी है, ये भी दोस्तों रचना किसकी है, जायसी की रचना है, ठीक है। सारी रचना याद रखेंगे, ठीक है। चलें अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, क्या है, द्वार और रंग में भंग किसकी रचना है। द्वार और रंग में भंग किसकी रचनाएं हैं। ऑप्शन देखिए, मैथिली शरण गुप्त, निराला, धर्मवीर भारती या इनमें से कोई नहीं। तो 18 का दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर, द्वार और रंग में भंग दोस्तों ये रचना है किसकी है, ये है मैथिली शरण गुप्त की, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त से दोस्तों आपको क्या क्या पूछा जा सकता है, इनका जन्म पूछा जा सकता है, ठीक है। जन्म कब हुआ था मैथिली शरण गुप्त का, इनका जन्म हुआ था 1886 में, ठीक है। 1886 में इनका जन्म हुआ था दोस्तों, कहाँ हुआ था, यूपी के झांसी जिले में, ठीक है। यूपी के झांसी जिले में दोस्तों इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था मैथिली शरण गुप्त का, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों इनको क्या कहा जाता है, राष्ट्र कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राष्ट्र कवि, ठीक है। तो राष्ट्र कवि किसको कहा जाता है, मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त को दोस्तों राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी, तो राष्ट्र कवि की उपाधि जो है इनको महात्मा गांधी जी ने दी, ठीक है, महात्मा गांधी, ठीक है। सारे फैक्ट याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी, महात्मा गांधी जी ने दी, ठीक है। चलिए अब रचनाओं की बात कर लें एक बार। तो मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाएं हैं दोस्तों, रंग में भंग हो गया, ठीक है, ठीक है। भारत भारती, ठीक है, भारत भारती किसकी रचना है, भारत भारती, तो ये रचना है मैथिली शरण गुप्त की, ठीक है। इसी के साथ साथ इनकी एक रचना है दोस्तों साकेत, ठीक है। साकेत रचना किसकी है, तो ये भी दोस्तों मैथिली शरण गुप्त की है। एक इनकी प्रमुख रचना है नहुस, ठीक है, नहुस, तो नहुस रचना किसकी है, ये भी आपका किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की है नहुस, ठीक है। एक इनका दोस्तों एक रचना और है पंचवटी, ठीक है, पंचवटी, पंचवटी की रचना किसने की, पंचवटी की रचना भी मैथिली शरण गुप्त ने की, ठीक है। तो ये सारी रचनाएं याद रखनी है दोस्तों मैथिली शरण गुप्त की। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों, प्रगतिवाद के जनक जो है किसे कहा जाता है, इनकी प्रगतिवाद का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, महादेवी वर्मा, ठीक है, सुमितंदन पंत, जयशंकर प्रसाद या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रगतिवाद का जनक जो माना जाता है, मैंने अभी ऊपर बताया था आपको किसको माना जाता है, सुमित्रा नंदन पंत को, ठीक है। 19 का बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, इसके बारे में मैंने अभी ऊपर आपको बताया था, ठीक है।
चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए, रामचंद्रिका किसकी रचना है? आपको बताना है रामचंद्रिका किसकी रचना है। ऑप्शन देखिए, भूषण, बिहारी, केशवदास या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 20 का राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्रिका जो है दोस्तों, ये रचना है केशवदास की। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन दोस्तों राइट हो जाएगा। ठीक है, केशवदास की बात करें तो दोस्तों केशवदास आपने पढ़ा होगा। केशवदास दोस्तों इनको रीतिकाल का जो है प्रवर्तक माना जाता है। रीतिकाल की नींव रखी थी इन्होंने। ठीक है, रीतिकाल। ठीक है, सीधे पूछा जा सकता है आपको रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो केशवदास को माना जाता है। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ दोस्तों? जन्म याद रखेंगे, जन्म हुआ इनका 1555 में। ठीक है, 1555 ईस्वी में इनका जन्म हुआ दोस्तों केशवदास का। और साथ ही साथ केशवदास जो है दोस्तों ये जो है आपका रीतिकाल की नींव रखी इन्होंने और रीतिकाल का प्रवर्तक माना जाता है। मैंने भी बताया आपका। यहाँ पर रचनाओं की बात कर लेते हैं एक बार। तो केशवदास का जन्म याद रखेंगे और इनका रीतिकाल का इनको प्रवर्तक माना जाता है। साथ ही साथ रचनाओं की बात कर लेते हैं। तो इनकी रचनाओं की बात करें तो रसिक प्रिया, एक तो रामचंद्रिका हो गया। ठीक है, रामचंद्रिका के साथ साथ रसिक, ठीक है, रसिक प्रिया। रसिक प्रिया किसकी रचना है? ये है आपका केशवदास की। ठीक है, कवि प्रिया। ठीक है, कवि, कवि प्रिया। ठीक है, ये भी आपका केशवदास की रचना है। ठीक है, रामचंद्रिका। और साथ ही साथ दोस्तों एक और याद रखना है, छंदमाला। ठीक है, छंदमाला ये रचना किसकी है? ये भी केशवदास की है। ठीक है, विज्ञान गीता। ठीक है, विज्ञान गीता, विज्ञान गीता किसकी रचना है? ये भी दोस्तों किसकी रचना है? ये भी आपका केशवदास की है। ठीक है, ये सारी रचनाएं दोस्तों याद रखेंगे। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा आज का सेशन तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दोस्तों कमेंट करें और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।